विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में जनता किसकी चुनेगी सरकार, पार्टियां किस आधार पर मांगेंगी वोट। एबीपी न्यूज पेश करता है घोषणा पत्र। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। एबीपी न्यूज के चुनावी कार्यक्रम घोषणा पत्र में आप सबका स्वागत है। ये वो मंच है जहां हम अलग अलग पार्टी के नेताओं को बुलाते हैं और उनके मन की बातें सुनते हैं कि आखिर जनता उन्हें क्यों वोट दे। लेकिन उससे पहले एक बेहद ज़रूरी बात यह भी कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम की जो हमारी मेहमान हैं वो खास हैं। वो इसीलिए कि यूपी में बीजेपी बहुत ही मजबूत पार्टी है। 300 से भी अधिक सीटें मिली थी उसे पिछली बार। उसकी सबसे मजबूत सहयोगी पार्टी बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी के साथ भी इस पार्टी ने अपने मन मुताबिक सीटें इस बार ले ली हैं। और सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक कह सकते हैं बीजेपी के लिए अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, जो मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, वो आज हमारी मेहमान हैं। कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार के दामन पे नहीं लगा पाया। हमारे लिए विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तुम्हें की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। अनुप्रिया पटेल, अपना दल एस की नेता, केंद्र में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, यूपी के पूर्वांचल में कुर्मियों का एक बड़ा चेहरा। यूपी में ओबीसी के कई दिग्गजों के बीजेपी छोड़ देने के बाद अनुप्रिया पटेल की एनडीए में अहमियत और बढ़ गई है। शायद इसीलिए वो इस बार अपनी पार्टी के लिए बीजेपी से 18 सीटें झटकने में कामयाब रही। अपना दल एस यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब कुनबा बड़ा होता है और बहुत सारे उसके सदस्य होते हैं तो सीटों को लेकर एक खींचतान का माहौल रहता है। अनुप्रिया पटेल की राजनीति जिस कुर्मी समाज के दम पर चलती है वो यूपी में लगभग 5% है। इसी वोट से अनुप्रिया पटेल 2 बार सांसद, 1 बार विधायक बनी और केंद्र सरकार में भी उन्हें जगह मिली है। अनुप्रिया पटेल पूर्वांचल के दिग्गज कुर्मी नेता सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, लेकिन पिता की राजनीतिक विरासत पर जब झगड़ा बढ़ा तो आज माँ बेटी एक दूसरे के ध्रुव विरोधी ध्रुवों पर खड़ी हैं। उनकी मां कृष्णा पटेल अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ हैं, जबकि अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ हैं। एक सीट पर जीत दर्ज करनी है, एनडीए की सरकार की पुनः उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करनी है और अपना दल की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अपना दल का विस्तार हो रहा है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के सामने दोहरी चुनौती है। क्या अनुप्रिया पटेल इस चुनाव में बीजेपी की छाया से उभरेंगी? क्या अनुप्रिया पटेल यूपी में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर निकलेंगी? अनुप्रिया जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं, पहले यहाँ आएंगी और लोग आपको क्यों वोट दें, यूपी की जनता, वो अपनी बात रखेंगे, फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आइए, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ को मुझे आज ये अवसर देने के लिए, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं, हम सभी इस कोविड पैंडेमिक के प्रहार से इतना बाध्य हो चुके हैं कि अब वर्चुअल मोड पर अपनी बात कहने का ही हमारे पास एक माध्यम रह गया है। तो मैं शुक्रगुजार हूं एबीपी न्यूज़ की कि आपने मुझे ऐसा एक माध्यम दिया है, क्योंकि छोटे दलों के लिए जैसे बड़े दलों के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो हमारे पास एक चुनौती उस दृष्टि से ज़रूर रहती है। तो मेरे लिए आपका ये चैनल एक बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ा माध्यम है कि मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता तक आपके माध्यम से पहुंचूं और अपनी बात कहूं। तो अपना दल के बारे में जहां तक मैं एक 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूं कि जिंदगी में हर क्षण एक नई चुनौती खड़ी है। जिंदगी में हर क्षण एक नई चुनौती खड़ी है
जीत जाते हैं वो जिनकी सोच कुछ बड़ी है। और ऐसी ही बड़ी सोच के साथ यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल की स्थापना की और कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो हमारे कारवां के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम पहले विधानसभा में थे, लोकसभा में पहुंचे, विधान परिषद में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हमारा दायरा बढ़ा, हमारी स्वीकार्यता बढ़ी और धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि हमारा ये दायरा विस्तृत आकार भी ले रहा है। भविष्य में आप और बड़े स्वरूप में अपना दल को देखेंगे और बड़ी भूमिका भी देखेंगे। हमने अपने सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे नीट का विषय हो जिसमें ओबीसी आरक्षण लागू नहीं था, चाहे सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 200 पॉइंट रोस्टर की बहाली का विषय हो, हर विषय पर अपना दल ने मुखर होकर अपनी बात रखी है। हमारा दबा कुचला वंचित वर्ग जो हमारा वोटर है, हमारा समर्थक है, हमसे ये आशा करता है, उनकी आशाओं पर खरे उतरने की हमने भरसक कोशिश की है। और मैं आजकल मीडिया पे, टीवी डिबेट्स पर बहुत देखती हूं कि एक ही चर्चा होती है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार होगी। एक और एनडीए गठबंधन है, दूसरी ओर सपा नीत गठबंधन है। तो मैं, जहां तक सपा नीत गठबंधन की बात है, मैं इतना ही कहूंगी कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है और 3 चुनाव के परिणाम इस बात को साबित कर चुके हैं। एनडीए के गठबंधन को, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, और अब एक नए सहयोगी भी हमारे साथ हैं निषाद पार्टी के रूप में, उन्हें स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने कई चुनाव लगातार परिणामों के माध्यम से इस बात को साबित कर सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 10 मार्च को फिर हम इस सफलता को दोहराने जा रहे हैं। मैं इतना ही कहकर फिलहाल अपनी बात को खत्म करूंगी। बहुत धन्यवाद। अनुप्रिया जी, आप अभी एक बात कह रही थी कि आपने शुरुआत की, लोग जुड़ते गए और एक बड़ा अहम रोल होगा आपका सरकार में। तो उस पर एक सवाल मन में उठता है कि क्या जब नई सरकार बनेगी तो क्या आपके मन में इच्छा है कि आपकी पार्टी का भी कोई नेता डिप्टी सीएम बन जाए? बड़े रोल के बारे में हम चर्चा करें तो देखिए, ऐसा है, फिलहाल हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर केंद्रित है कि हम इस कोविड पैंडेमिक के दौर में अपने जनता, अपने वोटर, अपने समर्थक, हमारे पार्टी और गठबंधन के शुभ चिंतक और उत्तर प्रदेश का आम आदमी, उन तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, अपनी बात कैसे पहुंचाएं और एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएं। एक बार सरकार बन जाएगी तो बाकी बातें बाद में तय कर ली जाएंगी, लेकिन फिलहाल हमारी सिर्फ और सिर्फ, जैसे मछली की आंख पर केंद्रित होता है, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, एनडीए की सरकार बननी चाहिए और बनेगी, पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं। बीजेपी ने पिछली बार कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया, इस बार बीजेपी ने तो नहीं दिया, एनडीए के खाते, मतलब आपने एक मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया स्वार्थ से। तो ये फैसला आपका अपना था या पूरे एनडीए का था, और इसका क्या मैसेजिंग है? ये फैसला हमारा अपना था या नहीं, इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से अपना दल के इतिहास में आपको जाना चाहिए। हमने एक बार नहीं, कई बार मुस्लिम उम्मीदवार लड़ाए हैं, कई चुनाव में लड़ाए हैं। जब अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जीवित थे तब भी लड़ाए। उनके जाने के बाद पार्टी की बागडोर मेरे हाथों में आई 2012 के चुनाव में, तब भी लड़ाए। पहला विधायक हमारा मुस्लिम था। और किसी भी प्रत्याशी को हम मजहब के प्रिज्म से क्यों देखते हैं? हमारा जो प्रत्याशी स्वार से लड़ रहा है एक प्रॉमिसिंग यूथ है, पढ़ा लिखा है और एक ऐसे परिवार से है जिसकी अपनी एक राजनीतिक प्रतिष्ठा है, एक विरासत है। उस क्षेत्र में उस परिवार की एक लोकप्रियता है, लोग पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। मेरी पार्टी ने दिया है, हमारी पार्टी का हर फैसला हम लेते हैं। दूसरा एक सवाल ये था हमारा कि आपके सामने अगर एक हिंदुत्व हो और सामाजिक न्याय, तो सबसे पहले क्या है आपके लिए? अपना दल सामाजिक न्याय की राजनीति करता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ये अपना दल का इतिहास बताता है, अपना दल का संघर्ष बताता है और हमारे लिए सर्वोपरि है, यही हमारी विचारधारा है।
अनुप्रिया जी, आपने अभी कहा कि सामाजिक न्याय आपकी प्राथमिकता है, तो इसी से लेते हुए कि जिस तरीके का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उसमें जो उनके सहयोगी दल थे वो अप्रासंगिक हो गए थे, उनकी कोई उपयोगिता बची नहीं थी, टिकटों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा। तो आपको लगता है कि सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि मिली जुली सरकार में जो मिले जुले, जिनसे मिलजुल कर सरकार बन रही है, नंबर इतना प्रचंड भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए जिससे आपकी सेह बनी रहे, तो उससे सामाजिक न्याय का जो आपका भाव है वो शायद आप अमल में ला पाए। मैं दो बातें कहूंगी। पहले तो जो बात आपने कही कि छोटे दलों की प्रासंगिकता नहीं रह गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिल गया, इसमें आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला, उसके पीछे सहयोगी दल भी थे ना, या अपने आप हो गया? ये दलों की ताकत जब मिलती है तो उसकी सिनर्जी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके बड़े रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, हम भारतीय जनता पार्टी में कभी अप्रासंगिक नहीं हुए। सामाजिक न्याय हमारी प्राथमिकता है और भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे सहयोगी होकर भी हमने किसी विषय पर अपनी बात को कभी भी रखने से परहेज नहीं किया। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि अगर कुछ कम सीटें रहें तो शायद ज्यादा हस्तक्षेप होगा, लोकतंत्र तो संख्या बल का ही पूरा खेल है। आप जानते हैं कि जिस पार्टी की जितनी संख्या बल के दृष्टि से ताकत बढ़ेगी, उसका हस्तक्षेप भी उससे उतना ही बढ़ेगा। इससे मैं इनकार कतई नहीं करती हूं और हम इस बात के महत्व को भी समझते हैं कि हमारा दायरा बढ़ेगा, जो बढ़ रहा है आगे और बढ़ेगा, हमारी संख्या भी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हस्तक्षेप भी बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो अभी हल नहीं हुए हैं, जैसे मेरी पार्टी निरंतर मांग करती है कि भारत सरकार में एक पिछड़ा वर्ग मंत्रालय अलग से गठित होना चाहिए। अगर अलग से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, अगर अलग से माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, तो पिछड़ों की आबादी को देखते हुए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। तो निश्चित रूप से बढ़ी हुई ताकत के साथ हमारा हस्तक्षेप भी बढ़ेगा, लेकिन हमारी कम या राजनीतिक सीमित राजनीतिक ताकत के साथ भी अपने मसलों पर हम कभी पीछे नहीं हटे। आपने कास्ट सेंसस का भी मुद्दा उठाया था, मुझे याद है पार्लियामेंट में। गोविंद पंत राजू जी सवाल करेंगे। अनुप्रिया जी, आपके जो उद्देश्य हैं, आप कहती हैं कि जो पिछड़ा वंचित समाज है उसको आगे लाने की बात आप करती हैं, उसमें एकजुटता की बात करती हैं, लेकिन आपके कुनबे में खुद एकजुटता नहीं है और बार बार इस तरह का झगड़ा सरफेस में दिखाई देता है कि एक परिवार के अंदर जहां आपने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, वहां आप परिवार को एकजुट रखने में कहीं सफल नहीं दिखाई दे रही। अभी आपने अपनी जो आपकी मां है उनके खिलाफ उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया, ऐसी जानकारी हमें आई है, तो क्या कोई पैचअप की भी कोई गुंजाइश है? देखिए, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि राजनीति में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग विचारधाराओं से प्रेरित होकर अलग अलग राजनीतिक दलों में हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मेरी पार्टी की जो विचारधारा है, मेरे पिता ने जो हमें मूल मंत्र दिया है, उसके साथ मैं खड़ी हूं और 2009 के बाद से आज 2022 में हम खड़े हैं। आप अपना दल की यात्रा को देखिए तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जो विचार हमें दिया उसको लेकर हम आगे ही बढ़े हैं, पीछे नहीं हटे। मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को ये हक है, वे स्वतंत्र हैं कि यदि वो किसी अन्य विचारधारा के साथ या अन्य राजनीतिक दल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। माताजी के खिलाफ मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, मेरी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और वो सीट हमारी ही थी। आप जानते हैं हमारा सिटिंग एमएलए था और जब माताजी ने अपने प्रत्याशिता की घोषणा की तो मेरी पार्टी ने और मैंने यही उचित समझा कि वहां से अपना दल, हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बड़ी स्पष्ट बात है। अनुप्रिया जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि मजहब के प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए उम्मीदवार को। मेरा सवाल ये है कि यूपी में जो अभी कैंपेन चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, उसमें जिस तरह की बातें हो रही हैं, 80-20 की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, जिन्ना की बात होती है, तो ये फिर क्या प्रचार को इस तरह से करना चाहिए पोलराइज करने के लिए? उम्मीदवार नहीं देखना चाहिए, सही बात है, लेकिन क्या चुनाव प्रचार इस तरह का करना चाहिए कि मतदाता पोलराइज हो और फिर आपके गठबंधन या किसी भी पार्टी के लिए जाके वोट करें? देखिए, पहली बात तो ये कि मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है और मतदाता आज बहुत मंथन भी करता है, बहुत जांचता परखता भी है और कुल मिलाकर ये देखता है कि
सरकार किसी की भी हो, मेरे जीवन में क्या बदलाव आया, तो सिर्फ बातों के गोलगप्पे तो लोगों को अच्छे नहीं लगते, बल्कि वो देखना चाहते हैं कि एंड रिजल्ट क्या हुआ। दूसरी पार्टियां किस विषय को लेकर प्रचार करती हैं, किन शब्दों का प्रयोग करती हैं, इस पर मेरा हस्तक्षेप नहीं हो सकता। मैं ये जरूर तय कर सकती हूं कि मेरी पार्टी क्या बात करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को डिबेट को किस दिशा में ले जाना है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। समाजवादी पार्टी को किस तरीके के डिस्कोर्स को तय करना है, ये वो निश्चित करेंगे। अपना दल बिल्कुल स्पष्ट रूप से केवल और केवल शुद्ध रूप से सामाजिक न्याय की बात ही करेगा। हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्रदेश में जो विकास हुआ उसकी चर्चा करेंगे, और पिछड़े वंचित समाज के मसलों पर सरकार हमारी कितनी सफल या असफल रही, हम उसकी चर्चा करेंगे। हम इतना ही तय करेंगे। अनुप्रिया जी, आप पिछड़ों की बात कर रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर लोहिया ने कहा था पिछड़े पावें 100 में 60। जब वो पिछड़ों की बात कर रहे थे तो जातियां नहीं थी, वो हर समाज के हर मजहब की महिलाओं को भी उसमें जोड़ रहे थे। ये जो सामाजिक न्याय की आप लोगों की पार्टियां बनी हैं, जो सामाजिक न्याय की बात कर रही हैं, ये अलग अलग जातियों तक ही सीमित हैं। तो क्या लग रहा है कि कुछ सामाजिक न्याय को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, या पिछड़ों को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, या सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स ही करेंगे आप लोग? नहीं, ये तो देखिए, मैं इस बात से असहमति जाहिर करती हूं, क्योंकि छोटी पार्टियों को अक्सर आप उस चश्मे से देखना चाहते हैं कि हम तो कास्ट पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, यार हम एक जाति तक ही सीमित हैं। मैं अपनी पार्टी के बारे में बड़ा स्पष्ट रूप से बार बार एक बात कहती हूं कि जब से मेरी पार्टी का गठन हुआ है, हमने समस्त और समग्र वंचित समाज की बात की है। हमने किसी स्पेसिफिक कास्ट के इश्यूज को कभी नहीं उठाया। अगर मैंने नीट में ओबीसी आरक्षण की बात कही है, तो ये कंप्लीट ओबीसी वर्ग की बात है, इसमें कोई हमने स्पेसिफिक कास्ट का उद्देश्य नहीं उठाया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की बात दूसरों के लिए मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी पार्टी में बड़ी क्लैरिटी है कि हम ओबीसी, एससी, एसटी, कमजोर वर्गों की बात करते हैं और उनके व्यापक हित की ही बात करते हैं। आपने अभी एक वक्तव्य दिया था कि हिंदुत्व के मुद्दे आपके मुद्दे नहीं हैं। क्या आप भाजपा को भी एक मैसेज दे रही हैं इसमें? भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आज चौथा चुनाव मिलकर लड़ने जा रहे हैं। 8 साल हो गए हमें जुड़े हुए, और जितना क्लोजली हमने इंटरेक्ट किया है बीजेपी लीडरशिप के साथ, अपना दल को लेकर या अपना दल के पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल स्टैंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं है। वो पहले दिन से जानते हैं कि हम किन मुद्दों और किन उसूलों के साथ खड़े हैं। तो ये मैसेज देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर सिंस द वेरी बिगिनिंग। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को अपना दल के आइडियोलॉजिकल स्टैंड को लेकर कभी किसी प्रकार का कोई संदेह रहा है। अनुप्रिया जी, 2 सवाल हैं मेरे। पहला ये कि प्रियंका जी यहाँ आई थी और प्रियंका जी ने कहा कि उनकी पार्टी 40% महिलाओं को टिकट दे रही है और ये राजनीति में होना चाहिए एक्सपेरिमेंट। क्या आप इससे सहमत हैं? दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष जब यूपी की बात होती है तो बार बार कहता है कि पिछड़ों की उपेक्षा हुई है, और खासतौर पे केशव मौर्य का नाम लेकर के कि उनकी उपेक्षा हुई, उनके नाम पे सीएम का चेहरा एक तरह से वो थे और उनको मौका नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की, तो पिछड़ों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, तरजीह उनको ज़्यादा होनी चाहिए? 2 सवाल आपने पूछे। पहले तो प्रियंका जी के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की स्थिति आप सब जानते हैं, वो स्वयं भी परिचित है कि काफी कमजोर स्थिति में संगठन है, और एक कमिटेड वोट बैंक, मैं स्पेसिफिकली नहीं कहूंगी, लेकिन किसी जमाने में, क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस की सरकारें रही, तो एक कमिटेड वोट बैंक जो हुआ करता था वो धीरे धीरे खिसक गया। आज की तारीख में यदि हम कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात करें तो हर पार्टी का अपना एक कुछ कोर वोट होता है, वैसा कुछ तो नहीं नजर आता है। तो मुझे लगता है कि जब सारी पार्टियां अपना अपना स्पेस ले चुकी हैं, उसके बीच में संगठन को नए तरीके से खड़ा करने के लिए एक प्रयोग स्वरूप किया जा रहा है। हर पार्टी नया प्रयोग करती है, लेकिन इसके सफल होने की संभावना मुझे बहुत नजर आती नहीं है। दूसरी बात आपने एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री के चयन पर कही, तो फिलहाल मैं इतना ही कहूंगी कि 2017 में जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस पर खड़ी थी। हमारी पार्टी के 9 विधायक थे, हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर भी थे, उनकी पार्टी के भी 4 विधायक थे, लेकिन बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। और
बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री तो उनके चुने हुए विधायकों ने ही तय करना था, या उनकी अपनी पार्टी लाइन के आधार पर उनकी पार्टी ने जो तय किया हो वो निर्णय था। उस निर्णय पर हमारा तो कोई हस्तक्षेप था नहीं। और आज भी एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में होगी, तो मुख्यमंत्री को लेकर उनका ही निर्णय होगा। तो ये मैं उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला समझकर उन पर ही छोड़ती हूँ। आप चाहेंगी कि पिछले 5 साल के कामकाज को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, या दूसरे नामों पर भी चर्चा होनी चाहिए? परिवारवाद नेचुरल है। नहीं, परिवारवाद है ही नहीं। बड़ी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में ऐसा परसेप्शन जानबूझकर क्रिएट करती हैं। तो उसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। यूक्रेन युद्ध का इंडिया कनेक्शन रात 9 बजे। गाना बहुत वायरल हो रहा है, जानते हैं क्या? आएंगे योगी ही, उसी में बजाइए। अरे छोड़िए, आएंगे योगी नहीं, अब अखिलेश जी आ रहे हैं। तो पार्लियामेंट में लाकर कानून बना करके एबीपी न्यूज की साल भर चलने वाली सीरीज हर शनिवार रात 9 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चुनाव को समझिए एबीपी। चुनाव को समझिए एबीपी न्यूज के दमदार शोज के साथ। देखिए क्या है लोगों का चुनावी मूड। जैसा आपने कहा कि जीत आपके अलायंस की हो रही है, क्या आप एक महत्वपूर्ण सहयोगी की तरह चाहेंगी कि पिछले 5 साल के कामकाज को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, या चर्चा बहुत है, आप भी चाहेंगी कि परहैप्स दिस इज द टाइम, ऐसा वक्त है कि दूसरे नामों पर भी चर्चा होनी चाहिए? आपने वही सवाल दूसरे शब्दों में मुझसे पूछा, लेकिन उत्तर मेरा वही है। एनडीए की सरकार भी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में होगी कि मुख्यमंत्री वो तय करेंगे, और हम अपने बड़े सहयोगी दल के साथ इस विषय पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तय करना है, उनका मसला है। ये बताइए, अभी आप ओम प्रकाश राजभर का जिक्र कर रही थी तो याद आ गया, आपके साथ सहयोगी दल थे, आप में तो टावर ऑफ प्रेजेंस है अपना दल में, मतलब आज तक ऐसा कोई अलायंस पार्टनर नहीं होगा बीजेपी का जिसने कभी एक शब्द नहीं कुछ कहा। लेकिन राजभर के जाने का राजनीतिक तौर पर नुकसान एनडीए को यूपी में है, ऐसा आप मानती हैं?
देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत सम्मानित नेता हैं और बहुत संघर्षों से तब कर आए हैं। मेरी पार्टी के साथ भी वो जुड़े रहे जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जीवित थे और पार्टी का संचालन कर रहे थे। उस वक्त वो हमारे दल में भी रहे। तो बहुत जमीनी नेता है, उनकी अपनी ताकत है और इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जिस गठबंधन में वो हैं या जिस पार्टी के साथ वो हैं, आप पिछले 3 चुनाव देखिए, कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, कई गठबंधन बने, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी हुआ, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का भी हुआ। तो लगातार कई चुनाव के अनुभव ये बताते हैं कि जितने भी गठबंधन उधर हुए, दूसरी तरफ हुए, जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। राजभर जी भी उधर ही चले गए, उस गठबंधन को तो जनता स्वीकार ही नहीं कर रही। राजभर जी गए, हमारे साथ निषाद जी आ गए। हमारे गठबंधन को निरंतर जनता ने स्वीकार किया है, इसलिए उनकी ताकत को मैं नहीं नकारूंगी, ना मैं उनके संघर्ष को नकारूंगी। लेकिन सरकार हम ही बनाएंगे, हमारा गठबंधन बहुत सुहाता है उत्तर प्रदेश की जनता को, इतना कहना चाहती हूँ। इसी बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य निकले, दारा सिंह चौहान निकले, धर्म सिंह सैनी निकले। सब जब निकले और ये सारे पिछड़े नेता हैं और एक ही बात कहते हुए निकले कि यहाँ दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों की उपेक्षा की जाती है। तो आप उस पार्टी के साथ बनी हुई हैं। तो पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की जो उपेक्षा हुई चुनाव के ठीक पहले हुई, उससे पहले नहीं हुई। देखिए, अभी दुर्भाग्य है लेकिन हमारी चुनावी राजनीति में ये आया राम गया राम, ये बड़ी सामान्य प्रक्रिया हो गई है। आप सभी वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं, आप सब ने कई चुनाव देखे, आप इस बात के गवाह हैं कि चुनाव के ठीक पहले ये आया राम गया राम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अब ये बहुत सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई है। जनता ने भी इसे गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। कोई मसला है, कोई गंभीर विषय है, तो चुनाव के ठीक पहले क्या हमें उसका स्मरण होता है? यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारी नीयत पर, और दूसरे तरफ हमारे दृष्टिकोण को ले जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या व्यक्तिगत लाभ से गाइड होकर ऐसा निर्णय ले रहे हैं। नहीं, हो सकता है अपनी सीट को जीतने की संभावनाएं ना हो। आपने भी व्यक्तिगत लाभ और अपेक्षा जरा खुल के बताइए, नहीं क्या हो सकता होगा? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये भी कैलकुलेशन करते हैं कि क्या हमारी सीट हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, तो ऐसी भी अपेक्षाएं हो जाती है। हर व्यक्ति जो एक बार किसी पद पर रहा है, जाहिर सी बात है, मैं भी एमपी हूं कहीं से, मैं भी चाहूंगी मैं दूसरी बार भी अपनी सीट जीतूं, तीसरी बार भी जीतूं। मुझे कहीं से भी डाउट होगा कि शायद मेरी सीट में लूज कर सकती हूं, हो सकता है मैं कोई नए समीकरण बनाने की कोशिश करूं। आप तो कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, वो बीजेपी में थे तो सीट से जीत तो जाते। उनका आकलन मैंने ये थोड़ी कहा कि सही है, मैंने ये थोड़ी कहा, उनके हिसाब से उनका ये आकलन है, तो उन्हें लगा कि शायद हम अपनी सीट लूज कर सकते हैं। मेरा आकलन ये नहीं है, मेरा आकलन तो ये है कि हम एनडीए की सरकार बनाएंगे और हम जीतेंगे। ये आप संकेत में उनका किन के बारे में बता रही हैं? जिनके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हमने तो 3 नाम बताए थे। हम तो तीनों के बारे में कह रहे हैं। तो तीनों के बारे में कह रहे हैं। आकलन, अनुमान सबके अपने व्यक्तिगत हो सकते हैं, मेरा अनुमान भी गलत हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। इसी प्रकार उनका अपना अनुमान हो सकता है। और राजभर जी ने भी गलती कर दी। नहीं, राजभर जी को देखिए, राजभर जी के बारे में मैं एक बात कहूंगी, अगर उन्होंने एनडीए के साथ में रहना था या बीजेपी को उनको साथ में रखना था, तो दोनों को आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए थी। मैं तो कहूंगी दोनों फेल हो गए, बीजेपी उन्हें रोक नहीं पाई, राजभर जी साथ में रोक नहीं पाए। साथ में चलने का, स्थिरता का जो भाव होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, आप बेहतर काम कर पाते हैं। ऐसी हमारी अपना दल की सोच है, दूसरे की अलग हो सकती है। हमें लगता है कि जीवन में लंबे रिश्ते ही आगे लेकर जाते हैं, पार्टी को, विचारधारा को, हर चीज को। ये सरकार के अगर हम कहें 2 गेम चेंजिंग ऐसे काम हो गए, गेम चेंजर, जिससे जनता आपको वोट देगी, ऐसे कौन से 2 काम आप बताएंगे? मैं 2 बातें कहूंगी। पहले भी आवास बनते थे गरीबों के, आज जितने आवास बने, पहले जितने आवास बनते थे, उसमें क्या आपको अंतर नजर नहीं आता? भारत के अंदर अगर आप वंचित और गरीब परिवारों को देखिए तो शायद कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसे कम से कम किसी 1 या 2 गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ ना मिला हो। किसी का पक्का मकान बन गया तो किसी को टॉयलेट मिल गया, किसी को गैस सिलेंडर मिल गया, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, बिजली, और अब हर घर नल से जल, पीने का स्वच्छ पानी। ये योजनाओं को आप देखिए
सबसे ज्यादा जो गरीब और कमजोर तबका है ये सब तो उनके जीवन में परिवर्तन नहीं, ये सब मोदी जी की योजना है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ कि पहले भी मोदी जी की योजना है तो राज्यों में लागू होगी तो क्या राज्य सरकार को आप बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर देंगे? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना बनी तो मुख्यमंत्री आवास योजना भी बनी। भाई केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है। कई बार ऐसा होता है कि भारत सरकार की योजनाएं अगर राज्य में कोई दूसरे दल की सरकार होती है, दूसरे गठबंधन की सरकार होती है तो उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। ऐसी बहुत सारी योजना है, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो पाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि एक ही सरकार रही, एक ही गठबंधन की सरकार रही, एनडीए की रही, तो एक बेहतर समन्वय रहा और वो योजनाएं जमीन पर उतरी तो लोगों ने महसूस किया कि उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। फिर आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, क्या कोई कह सकता है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना जो हम लाए वो आम जनमानस को लाभ नहीं पहुंचाती? या हमने इतने सारे एक्सप्रेस वेज बना डाले, उससे आम जनमानस के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा? ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ और साथ में जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स चली, ये एक कंप्लीट पैकेज है जिससे लोगों के जीवन में आने वाले समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का वोटर बहुत एस्पिरेशनल है। मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, जो हिजाब को लेकर के कंट्रोवर्सी मची पड़ी है, बवाल है, जिसका असर राज्यों के चुनाव में भी दिख रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वो भी सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उन्होंने इस पे एक पोजीशन लिया और उन्होंने कहा कि ये राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड हैं, चाहे कोई लड़की जीन्स पहनना चाहे, हिजाब पहनना चाहे, योर चॉइस। आपका इस पर क्या कहना? आपको लगता है ये एक अननेसेसरी डिबेट है? क्योंकि आप सोशल जस्टिस की बात करती हैं तो महिलाओं के भी तो जस्टिस की बात करें। मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, स्कूल ड्रेस पहन के जाती थी और स्कूल में आने वाला हर बच्चा स्कूल ड्रेस ही पहनता था। स्कूल में यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्यों आया? इसलिए आया कि अलग अलग परिवारों से बच्चे आएंगे, अलग अलग फैमिलीज के रिलीजियस कमिटमेंट होंगे, हर परिवार की अपनी एक पृष्ठभूमि होगी, कोई अमीर परिवार से होगा, कोई गरीब परिवार से होगा, कोई अलग कास्ट से होगा, अलग कम्युनिटी से होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब एक शिक्षण संस्थान के अंदर सभी बच्चे आते हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से, एक समानता का भाव उनके बीच होना चाहिए, नहीं तो इससे एक उनके अनकॉन्शियस माइंड पर इसका एक प्रभाव जाता है। तो एक यूनिफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट आया वो जहां तक मेरी समझ है इसीलिए आया। साथ में ये भी है कि भाई लिबर्टी तो देता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एक शिक्षण संस्थान के अंदर किसको क्या पहनना है नहीं पहनना है, मुझे तो लगता है कि इस पर सिर्फ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ही डिसाइड करना चाहिए। इस पर किसी और भी बाहरी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूं। अनुप्रिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू आया, उसमें परिवारवाद का भी जिक्र आया। उस पर उन्होंने कहा कि परिवारवाद वो नहीं है, परिवारवाद वो है जहां पार्टी के फैसले एक परिवार के लोग लेते हैं। क्या ये क्षेत्रीय दलों की त्रासदी है क्या? अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, संजय निषाद, प्रवीण निषाद, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, सारे मैं जितने भी कहूं, ऐसा क्यों हो गया कि हम इस जाल में फंसे हुए हैं? ना, गलत है। ये परसेप्शन बड़ी पार्टियां बनाती हैं क्षेत्रीय दलों के बारे में, हमेशा बनाती हैं। क्षेत्रीय दलों का उदय क्यों होता है? अगर आप सब कुछ इतना ठीक से देख रहे हैं तो क्षेत्रीय दल क्यों उत्पन्न होते हैं? इसलिए क्योंकि हमारा देश जो है अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है और हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर इतनी विविधताएं हैं कि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में नहीं आ पाते। और इसलिए जब जनता के बीच में से आवाज उठती है तो क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। क्षेत्रीय दल लोगों को जोड़ते हैं, अपना एक पूरी व्यवस्था को खड़ा करते हैं और उनके बीच में से अपनी एक कमेटी भी बनाते हैं जिसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में आप देखिएगा कि एक लीडर का कैरिज्मा होता है, एक लीडर से लोग डायरेक्टली जुड़ते हैं और वो उस लीडर का प्रभाव ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेताओं को परेशान करता है। इसलिए छोटी पार्टियों या क्षेत्रीय दलों के परसेप्शन इस तरीके का क्रिएट किया जाता है। कोई भी पार्टी अगर चलती है तो सिस्टम से चलती है और अगर कोई पार्टी राज्य में सत्ता प्राप्त करने तक, सरकार बनाने तक आगे पहुंची है तो उसने आम जनमानस की और उसके साथ जो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं
कहीं ना कहीं सबकी अपेक्षाओं को पूरा करने का या उसके बीच में संतुलन बनाने का काम किया है। एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन, एक छोटा सा ऑफिस भी व्यवस्थाओं से ही चलता है। छोटी पार्टियों में पूरी व्यवस्थाएं होती हैं, सिर्फ उनका इस तरीके का परसेप्शन बनाया जाता है और मैं ऐसे चार्जेस को डिनाई करती हूं। पार्टी के सिस्टम से ही चलती है, छोटी हो या बड़ी हो। मतलब आपने जो कहा बहुत क्लैरिटी से कहा, परिवारवाद नेचुरल है ये। नहीं, परिवारवाद है ही नहीं, कहां परिवारवाद है? अच्छा मुझे ये बताइए, बड़ी पार्टियों में इतने नेता हैं जिनकी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी लगातार उन पार्टियों में सर्व कर रही है, अच्छे अच्छे पदों पर है, वहां परिवारवाद नहीं है? हमारे यहां कैसे परिवारवाद है? मैं आपको यह कह रही हूं कि बड़ी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में ऐसा परसेप्शन जानबूझकर क्रिएट करती हैं। ये सच से परे है, ऐसा कतई नहीं होता। हमारी पार्टियां इसलिए चल रही हैं क्योंकि हमारी पार्टियों में सिस्टम है, व्यवस्थाएं हैं, क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, स्ट्रक्चर है। आपने जब कहा बड़ी पार्टियां तो उसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, सब लोग हैं। तो सारे लोग हैं। मैं कहां कह रही हूं कि इसमें कोई एक पार्टी है। मैं तो बड़ी पार्टी जब कहती हूं तो मैं सबकी बात करती हूं। मैं जब क्षेत्रीय पार्टी करती हूं तो मेरे जैसी सारी पार्टियों की मैं बात करती हूं। हम हैं क्योंकि जरूरत है, जिसने इन क्षेत्रीय पार्टियों के उदय की जो तमाम संभावनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उसको पैदा किया है। इसीलिए तो हमारा जन्म हुआ है ना। कहीं अपेक्षाओं पर खड़े उतर रहे हैं, कहीं संघर्ष कर रहे हैं, कहीं लड़ रहे हैं, इसलिए है। अनुप्रिया जी, आपने बहुत साफगोई से तमाम सवालों के जवाब दिए, कुछ कठिन भी रहे होंगे, और प्रचार से आपने समय निकाला, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के घोषणा पत्र में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।